हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर 6 इंग्लिश में और हिंदी में दोनों देखेंगे। तो ठीक है, तो हम लोग पहले इंग्लिश में देख लेंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और फिर हिंदी में देखेंगे उद्देश्य, व्यापार की व्यवस्था का उद्देश्य देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर है उद्देश्य। पहला उद्देश्य है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग में उद्देश्य, इकोनॉमिक में उद्देश्य है ना, समाज में क्या उद्देश्य है, तो अलग अलग उद्देश्य है। तो इकोनॉमिक में क्या उद्देश्य है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ओवरव्यू। जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, उसमें दो चार पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद रेड रेड से लिखा हुआ है सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के लिए क्या उद्देश्य है, तो उसमें कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, बताते जाएंगे एकदम रैपिड में, कोई समय नहीं लगेगा। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मानव का क्या उद्देश्य है, मानव के लिए क्या उद्देश्य है ना। और नेशनल ऑब्जेक्टिव, राष्ट्र के लिए क्या उद्देश्य है। तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव है ये, है ना, 4 से 5 ऑब्जेक्टिव है। पाँचवा है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव, पूरे एक तो नेशनल ऑब्जेक्टिव, राष्ट्र के लिए क्या उद्देश्य है, भारत देश के लिए क्या उद्देश्य है, और ग्लोबल ऑब्जेक्टिव मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए, ब्रह्मांड के लिए क्या उद्देश्य है ना। तो ये हम लोग देखेंगे, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे, चिंता नहीं करना है सर, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला है अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक के लिए क्या क्या उद्देश्य है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट अर्निंग। क्या है, प्रॉफिट अर्निंग, सबसे पहला पॉइंट है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट को कमाना है, तो इकोनॉमिक मतलब होता है ये पैसा, तो इकोनॉमिक मतलब होता है ये सर पैसा, तो पैसे कमाने के लिए करना है। तो बोल रहा है प्रॉफिट क्या है, लाइफ ब्लड होता है बिजनेस का, विदाउट विच नो बिजनेस कैन सर्वाइव। तो बिना प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव नहीं हो सकता है कम्पिटिटिव मार्केट में। साथ ही साथ ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी है कि सर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें पैसा भी चाहिए। ठीक है, इतना बात समझ गए। अगला बोल रहा है प्रॉफिट हेल्प बिजनेस मैन नॉट ओनली टू अर्न देयर लिविंग। प्रॉफिट जो है वो केवल बिजनेस मैन को लिविंग के लिए, रहने के लिए, ये जीविका चलाने के लिए नहीं करता है, बल्कि एक्सपेंड के लिए भी करता है कि बिजनेस एक्टिविटी को और हम लोग एक्सपेंड करें, बढ़ाए, है ना। तो उस प्रॉफिट का जो पार्ट है, उस प्रॉफिट के पार्ट को हम लोग फिर से बिजनेस में लगाएं और बिजनेस को क्या करें सर, एक्सपेंड करें, है ना सर। इन ऑर्डर टू अचीव द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ बातें को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे क्रिएशन ऑफ कस्टमर, आप लोग 12th में पढ़ेंगे, कस्टमर को क्रिएट करो। क्रिएशन ऑफ कस्टमर मतलब क्या होता है कि जो बिजनेस यूनिट होता है कभी भी सर्वाइव नहीं हो सकता बिना कस्टमर के। तो यही पूरा बात यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल से, इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ दे देंगे सर, है ना। ओवरव्यू बता देते हैं अच्छे से। रेगुलर इनोवेशन, नए नए इनोवेशन करते रहो, नए नए टेक्नोलॉजी जैसे आ रहा है उसमें ढलते रहो, तो न्यू इनोवेशन करते रहो। ठीक है, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए, इनोवेशन के थ्रू, है ना, कॉस्ट को रिड्यूस होता है, इनोवेशन से प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा सा इफेक्टिवनेस आता है, इफिशियंसी आता है, और बेहतरीन तरीके से चलता है। उसके बाद है बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स है उसका अच्छे से यूज करो, चाहे मैन हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मनी हो, चाहे मशीन हो, वो सब रिसोर्स है, उसके अच्छे से उसको यूज करो। जानते हैं रिसोर्स क्या है, तो मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, जो भी चीज़ है जिससे हम लोग कोई भी चीज़ बनाते हैं वो रिसोर्स है, तो उसका अच्छे से हम लोग को यूज करना चाहिए। ये था तीसरा। ये कहाँ से पढ़ रहे हैं हम लोग, ये अपना प्रॉफिट अर्निंग में ही ये सब आता है। क्रिएशन ऑफ कस्टमर है, उसके बाद रेगुलर इनोवेशन है, फिर उसके बाद बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्स है। अब आते हैं, बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव खत्म, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज के लिए क्या उद्देश्य है, तो बोल रहा है कि समाज के लिए जो बिजनेस का जो उद्देश्य है वो इच्छा रखता है कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हम लोग काम करें। साथ ही साथ बिजनेस जो ऑपरेट होता है वो यूटिलाइज करे अच्छे से रिसोर्स को, है ना। जो भी स्कार्स रिसोर्स है, जिस चीज़ की कमी है उसको हम लोग उसी तरीके से चलाएं, है ना। साथ साथ वेलफेयर करे सोसाइटी को लिए, कोई भी ऐसा एक्टिविटी नहीं करे जो सोसाइटी को परेशान करता हो, समाज के लिए परेशानी लाए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करे, इन्वायरमेंट को क्लीन रखे, हार्मफुल इफेक्ट को वैसा बिजनेस नहीं करे जो हार्मफुल करता हो, है ना, जो पब्लिक को, जो समाज को। साथ ही साथ जो बिजनेस है वो इंक्लूड करता है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, सप्लाई करने की कोशिश करता है कि समाज में, है ना, गुड्स की कमी नहीं होनी चाहिए, सब सर्विस की कमी नहीं होनी चाहिए, तो कंटिन्यूस सप्लाई करते रहता है। और फेयर ट्रेड भी करता है ना, फेयर ट्रेड भी करता है, पढ़ लीजिएगा इसको। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या है, पहला है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विस करता है। दूसरा, कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो कंट्रीब्यूशन टू द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी क्या होता है, जो बिजनेस होता है ना, कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब एक तरह से योगदान देता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो बिजनेस जो होता है वो यूनिट, वो काम करते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करते हैं। साथ साथ ये पॉसिबल
थ्रू रन कराते हैं स्कूल वगैरह कॉलेज, बेटर एजुकेशन वो लोग है ना ओपन करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर टू ट्रेन द पीपुल टू अर्न लिवलीहुड, वो बिजनेस जो होते हैं वो ये सब काम करवाते हैं ना। साथ साथ वो लोग पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी खुलवाते हैं ना। आप देखते हो कि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वो ये सब करते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए करते हैं ना, मेडिकल वगैरह फैसिलिटी भी देते हैं है ना। तो जो इतना बहुत ज़्यादा अर्निंग होता है तो वो लोग क्या करते हैं अलग अलग क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। तीसरा है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, मानव के लिए क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उसका उद्देश्य है। तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है एम एट वेलबींग एज वेल एज फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेशन है वो पूरा करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग आ गए। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव मतलब जो वहाँ पर काम करते हैं इंटरनल जो पर्सन है वहाँ पर काम करते हैं उनके लिए क्या करता है तो अच्छे वेजेस देते हैं, एम्प्लॉय देते हैं, उसको अच्छे से एजुकेशन ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो एक्सीडेंट नहीं हो, है ना। कोई भी इंडस्ट्री में वो वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या हो एक्सीडेंट नहीं हो। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दस इंक्लूड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, जिसमें कि पहला है इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को अच्छे से वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं ताकि वो उनका जो अच्छे से लिवलीहुड चले। तो प्रोविडेंट फंड भी उनके लिए लगते हैं, पेंशन भी देते हैं, अदर एमिनेंट चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो वो सब उन्हें प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन को। तो ह्यूमन मतलब हम लोग नहीं भाई, जो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में, उस बिजनेस में, है ना। दूसरा सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो समाज और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देते हैं एम्प्लॉय को सभी तरह से। ऐसा नहीं कि वर्कलोड दे दिया, तो जो भी जॉब हो रहा है उन्हें अच्छे से लोडिंग नहीं देते हैं ना। तो चैलेंज जो भी उनको होता है पुटिंग द राइट पर्सन राइट जॉब, जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना हुआ उसी को वही काम देते हैं ताकि है ना लोड नहीं पड़े। रिडक्शन ऑफ मोनोटोनी और वर्क अपॉर्चुनिटी पर रिड्यूस करते हैं, प्रमोशन करते हैं, एडवांसमेंट देते हैं, साथ साथ एम्प्लॉय को ग्रीवेंस देते हैं, एम्प्लॉय की है ना प्रशंसा करते हैं। एंड देन तो सोशल एंड साइकोलॉजिकल जो माइंड में सेटिस्फैक्शन एम्प्लॉय को मिलता है। साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी करते हैं, उन्हें सिखाने का काम करते हैं, लर्न करते हैं, स्किल और नॉलेज को डेवलप करने का बूस्ट करने का भी काम करते हैं कि जो व्यक्ति एम्प्लॉय है तो वो ऐसा नहीं कि वो 10-20 साल तक वही काम कर रहा है, उन्हें काम को उनके वर्क को और बढ़ाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेंड बनाते हैं और उसको उस पर्सन को ऊंचाई तक ले जाते हैं ना, और भी चीज़ सिखाते हैं। तो ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होता है। एंड देन लास्ट है वेल बींग ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल। तो वेल बींग करते हैं जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए भी वो अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम लाते हैं, साथ साथ इम्प्रूव करते हैं, उसके अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, रिक्रूटमेंट लाते हैं स्टाफिंग का, ताकि है ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगा तो उनका क्या होगा इकोनॉमिकली वो इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ा सा वो सेटल होंगे। तो यही सब इनका वेलबींग ऑफ सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल के लिए करते हैं। ठीक है, अगला चौथा है नेशनल ऑब्जेक्टिव, राष्ट्र के उद्देश्य के क्या क्या काम करते हैं। तो बोल रहा है कि जो कंट्री है उसमें जो बिजनेस है वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। हर एक बिजनेस का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है कि वो नेशनल गोल को फुलफ़िल करें। जो कंट्री का जो गोल होता है उसमें भी वो लोग योगदान देते हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट देते हैं, रेवेन्यू को अर्न ज़्यादा देते हैं उन्हें, है ना, और साथ साथ सेल्फ सफिशिएंट बना देते हैं उनको गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन में। प्रमोट करते हैं सोशल जस्टिस को ताकि पूरे जो पीपल है हर एक समाज में, जिससे कि क्या होगा कि उन लोगों का अर्निंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, जिसका आंसर नेशनल ऑब्जेक्टिव वो लोग पूरा करते हैं कहीं ना कहीं से। पहला एम्प्लॉयमेंट को क्रिएशन करके ना, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जब क्रिएट करते हैं बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी ख़त्म हो जाए। तो एक्सपांडिंग मार्केट को बढ़ाते हैं और विंडनिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल करते हैं, इस सब से वो लोग न्यू बिजनेस लाकर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट आ जाते हैं, ठीक है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होता है। दूसरा प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो जो भी सोसाइटी का जो सोशल जस्टिस होता है, जो भी न्याय होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं बिजनेस बढ़ावा देते हैं। तो जितने भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं नागरिक के, जो बिजनेसमैन होता है वो एक्सपेक्ट यही करता है कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे किसी भी व्यक्ति को, कोई भी हो, है ना, ही या फिर सी,
इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल एम्प्लॉय टू वर्क एंड वर्क करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को लेंगे इस व्यक्ति को नहीं लेंगे, तो उसके कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोग वर्क लेते हैं। और जो ये ऑब्जेक्टिव होता है ये स्पेशल अटेंशन देना होता है वीकर और बैकवर्ड सेक्शन सोसाइटी को, ठीक है, तो ज़्यादा उन्हें बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तीसरा है प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटी। तो प्रोडक्शन करते हैं नेशनल प्रायोरिटी, जिसको हम लोग जीडीपी करते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज़्यादा बढ़ाने का यहाँ पर भी काम किया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस यूनिट शुड प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई करते हैं गुड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रायोरिटी, जो प्रायोरिटी है, साथ साथ जो भी प्लान पॉलिसी है गवर्नमेंट का उस हिसाब से। और एक नेशनल ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है वो इंक्रीज करना होता है, प्रोडक्शन और सप्लाई वो इंक्रीज करना होता है, मतलब जीडीपी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेशनल ऑब्जेक्टिव को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद चौथा है कंट्रीब्यूट करते हैं रिवेन्यू टू द कंट्री में, जो भी कमा रहे हैं सर वो तो कंट्री में ही दे रहे हैं ना, तो कंट्री में पैसा कमा रहे हैं तो एक तरह से वो रिवेन्यू भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो भी बिजनेस होता है वो टैक्स पे करके ड्यूज देकर वो कहीं ना कहीं कंट्री को रिवेन्यू दे रहे हैं, तो उस केस में भी वो योगदान दे रहे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है। लास्ट सेल्फ सफिशिएंट एक्सपोर्ट प्रमोशन करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट का मैंने बताया था लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में बताया था ना, 2 या 3 लेक्चर में बताया था, 2 या 3 में, कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब इंडिया से बाहर हम लोग माल को बेचते हैं तो एक्सपोर्ट कराता है। तो एक्सपोर्ट करते हैं, सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं। सेल्फ सफिशिएंट मतलब कि ज़्यादा प्रोडक्शन करके बच गया जो प्रोडक्शन उसको जाकर बेच देंगे, मतलब कि यहाँ पर हम लोग को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहीं भी कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट बना रहे हैं, आत्मनिर्भर जो भारत जो स्कीम है उसके तहत गवर्नमेंट के रूल प्लान एंड पॉलिसी के हिसाब से वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं। तो इसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि पूरे ब्रह्मांड के लिए ना, पूरे वर्ल्ड के लिए क्या उद्देश्य रखता है, तो बोल रहा है कि जो बिजनेस होता है वो पूरे राष्ट्र से, पूरे नेशन से, पूरे देश से रिलेटेड करता है, क्योंकि बिजनेस जो होता है ग्लोबल, जब से एलपीजी आया है ना, लिक्विड एलपीजी मतलब क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब से आया तब से मार्केट क्या हो गया, एक्सटेंड करने लगा। मतलब यहाँ की कंपनियाँ बाहर में जाकर भी क्या कर सकती है सर, है ना, तो बाहर भी जाकर मार्केट में खोल सकती है, अपना सामान बेच सकती है, कंपनियां खोल सकती है। तो एक तरह से रिलेशनशिप अब क्या हो गया, बंद गया एक तरह से अलग अलग कंट्री में। तो देयर बाय रिजिड क्या हुआ, पॉलिसी बना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। किसका पॉलिसी बना सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिजिड पॉलिसी बना, रेस्ट्रिक्शन बना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव लार्जली एबोलिश किया गया एंड ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स हैव बीन सब्सटेंशियली रिड्यूस, कम किया गया ताकि बिजनेस कर सके। अगर खूब ज़्यादा टैक्स लेगा तो क्या होगा सर, बहुत ज़्यादा अगर टैक्स लेगा, परसेंटेज लेगा तो इंपोर्ट नहीं करेगा, कोई एक्सपोर्ट नहीं करेगा, है ना। तो बढ़ावा देने के लिए इसलिए ये किया गया। क्या क्या किया गया देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं बिजनेस वाले, रेज जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं। तो ग्रोथ ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस नेशनल बॉर्डर, ताकि वो गुड्स क्वालिटी का अगर सामान बेचेंगे तो उनका गुड्स बिकेगा, है ना। The people of one country get to use similar type of goods that people in other country are using. This improvement standard of living, मतलब जो पीपुल है एक कंट्री का लोग क्या कर रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स ले रहा है जो दूसरे कंट्री में गुड्स ले रहा है, मतलब कहीं कहीं इम्पोर्टेड वो गुड्स को यूज कर रहे हैं। तो ये भी कहीं कहीं रेज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं जो प्रोडक्ट वो बाहर वाले भी यूज कर रहे हैं, तो बढ़ावा दे रहे हैं ग्लोबल में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर मिट्टी के जो ग्लास होते हैं, है ना, कूलर वाला, वो यूज कर रहे हैं तो बाहर वाले यूज नहीं करेंगे, वो भी यूज कर रहे हैं। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव बढ़ा रहे कि नहीं मेरे पास है वो सामान तो मैं तुम्हें भी शेयर करूँगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेज कर रहे हैं जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा रिड्यूस डिस्पैरिटी एमंग नेशन, तो डिस्पैरिटी को वो लोग रिड्यूस कर कम कर रहे हैं, है ना। तो जो भी रिच और पुअर जो होते हैं नेशन होते हैं उसको क्या करते हैं और बढ़ावा देने का काम करते हैं, है ना। बाय वे ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अलग अलग कंट्री में हाल ही में श्रीलंका में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया, बहुत कंपनियों ने किया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या हुआ, कम हुआ, घटा, और आगे धीरे धीरे ग्रोथ होगा वहाँ पे भी, है ना, धीरे धीरे क्या होगा सर, ग्रोथ होगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं, ग्लोबल के लिए भी सोचते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब सबके सोचते हैं, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, और पूरे
वर्ल्ड मतलब पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, जो भी नेशन है। मेक अवेलेबल ग्लोबल कम्पिटिटिव गुड्स एंड सर्विस, जो कम्पिटिटिव गुड्स हैं ग्लोबल में है उससे भी वो कम्पीट करते हैं। तो बिजनेस शुड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विच आर ग्लोबली कम्पिटिटिव एंड हैव ह्यूज डिमांड इन फॉरेन मेकर। तो जो यहाँ पर गुड्स बन रहा है उसको फॉरेन में भी डिमांड हो रहा है, उस गुड्स का फॉरेन में भी डिमांड हो रहा है, तो वो कम्पीट कर रहे हैं। पहले भारत के लोग भारत के ही कम्पिटिटिव गुड्स से कम्पीट करते थे, अब वर्ल्ड लेवल पे भी कम्पीट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव है कि भाई कम्पीट करना है गुड्स और सर्विस फॉरेन से भी। ये था हमारा इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये 4-5 ऑब्जेक्टिव थे, पाँचों का थोड़ा सा पॉइंट था, देख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। हिंदी में देखते हैं व्यावसायिक संगठन के उद्देश्य क्या क्या है। पहला है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में क्या कैसा रहता है, आर्थिक उद्देश्य में क्या क्या रहता है, पहला है लाभ अर्जन, सेम टू सेम वही जो हम लोगों ने इंग्लिश में देखा था कि लाभ व्यवसाय की जीवन रेखा है जिसके बिना कोई भी व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बाजार में टिक नहीं सकता है ना, टिक नहीं सकता, ठीक है। वास्तव में लाभ कमाना वह प्राथमिक उद्देश्य है जिसके लिए किसी व्यावसायिक इकाई को अस्तित्व में लाया जाता है। व्यवसाय के अस्तित्व समय के साथ उसके वृद्धि और विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए लाभ अर्जित किया जाना चाहिए। पहला है ग्राहकों का निर्माण, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो नोट्स है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये जो पीडीएफ है कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, केवल मैं समझा देता हूँ। पहला है ग्राहकों का निर्माण। ग्राहकों का निर्माण होता है तो बिना ग्राहक के क्या होगा सर, खरीदी नहीं हो सकती। तो जो उत्पादन होता है वो उत्पादन क्या होता है, खरीदने और बेचने वाले कौन होते हैं, खरीदने वाले कौन होते हैं सर, ग्राहक होते हैं। तो ग्राहक खरीदते हैं, तो जो ग्राहक होता है उनका निर्माण करना पड़ता है, क्रिएशन करना पड़ता है, तब जाकर ही शुरुआत होता है बिजनेस। तो फिर एक व्यवसायी तभी मुनाफा कमा सकता है जब उचित मूल्य पर गुणवत्ता सामान और सेवाएं प्रदान करता है। इसके लिए उसे अपने मौजूदा और नए उत्पादों के लिए अधिक ग्राहकों का आकर्षित करना होगा। यह विभिन्न विपणन गतिविधियों की मदद से हासिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नियमित नवचार, लगातार इनोवेशन करना पड़ता है। नियमित नवचार बोलता है कि नव परिवर्तन का अर्थ है परिवर्तन, ये जो उत्पादनों की प्रक्रिया और वस्तुओं के वितरण में सुधार लाता है। नवाचार के माध्यम से व्यावसायिक इकाइयों उत्पादन के बेहतर तरीकों को अपनाकर लगातार कम करने में सक्षम होता है, ठीक है। और बेहतर उत्पादों के कारण अधिक ग्राहकों का आकर्षित करके अपनी बिक्री भी बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद है संसाधनों का सर्वोत्तम संभव उपयोग। संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं ताकि कोई भी क्या होना इफेक्टिव इफिशियंसी प्रोडक्ट बन सके। तो लोगों का, सामग्रियों का, धन का, मशीनों का, जैसे विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है, तो उन सभी का क्या करते हैं, एक सर्वोत्तम संभव उपयोग इन लोगों का करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बी सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय के वे उद्देश्य हैं जिन्हें समाज के लाभ के लिए प्राप्त किया जाना वांछित है। चूँकि किसी समाज में व्यवसाय अपने दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके संचालित होता है, इसलिए समाज अपने कल्याण के बदले में कुछ ही अपेक्षा करता है। व्यवसाय की किसी भी गतिविधियों का उद्देश्य समाज को किसी प्रकार की परेशानी पहुंचाना नहीं होना चाहिए, है ना। इसको पढ़िएगा अच्छे से ध्यान से। पहला गुणवत्ता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और आपूर्ति करना। चूँकि व्यवसाय समाज के विभिन्न संसाधनों का उपयोग करता है, इसलिए समाज व्यवसाय की गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाएं प्राप्त करने की अपेक्षा करता है। व्यवसाय का उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना और उन्हें सही समय पर सही कीमत पर आपूर्ति करना होना चाहिए। यह वांछनीय नहीं है कि व्यवसाय की ओर से मिलावटी या घटिया सामान की आपूर्ति करना जिससे ग्राहकों को चोट पहुंचे, ना, ट्रबल नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा नेक्स्ट निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं का अपनाना। तो प्रत्येक समाज में जो जमाखोरी, कालाबाजारी, अधिक कीमत वसूलने जैसे गतिविधियों का आवांछन माना जाता है। इसके अलावा भ्रामक विज्ञापन अक्सर उत्पादनों की गुणवत्ता के बारे में गलत धारणा देते हैं। ऐसे विज्ञापन ग्राहकों को धोखा देते हैं और व्यावसायिक इसका उपयोग मोटा मुनाफा कमाने के लिए करते हैं। तो ऐसा यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक अनुचित व्यापार प्रथा है ना। यहाँ पर आवश्यकता वस्तुओं की जो कृत्रिम होती है उसमें कमी पैदा नहीं करनी चाहिए और उसकी कीमत को भी नहीं बढ़ाना चाहिए। जो आवश्यक है रोज़मर्रा का सामान है, अनाज, दाल, चावल, सब्जी, ये सब क्या है, रोज़मर्रा का सामान है। दवाई
तो उसकी कीमत को बढ़ाना नहीं चाहिए, यही बोल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद समाज के सामान्य कल्याण के योजना में हम लोग को समाज के सामान्य कल्याण में योगदान होना चाहिए। तो व्यावसायिक इकाइयों को समाज के सामान्य कल्याण और उत्थान के लिए काम करना चाहिए। या स्कूल और कॉलेजों को चलाने, बेहतर शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए प्रशिक्षित करने चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने चाहिए। चिकित्सक सुविधाओं के लिए अस्पतालों की स्थापना और आम जनता के पार्क, खेल परिसरों आदि जैसे मनोरंजन प्रदान करने से माध्यम। उसके बाद बोल रहा है सी, मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला है कर्मचारियों की आर्थिक भलाई, दूसरा है कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि, तीसरा है मानव संसाधन का विकास, चौथा है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का कल्याण। तो ये चारों के चारों हम लोग देखते हैं। आओ, कर्मचारियों की आर्थिक भलाई भी होना चाहिए। तो व्यवसाय में कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं, आवश्यक आवास सुविधाएं आदि जैसे अन्य सुविधाओं के प्रदान लाभ के तन पारिश्रमिक और प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। इससे वे काम पर अधिक संतुष्ट महसूस करते हैं और व्यवसाय के लिए अधिक योगदान देते हैं। कर्मचारियों की सामाजिक और मनोविज्ञान संतुष्टि। व्यावसायिक इकाइयों का यह कर्तव्य है कि अपने कर्मचारियों को सामाजिक और मनोविज्ञान संतुष्टि प्रदान करे। यह काम का रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाने, सही व्यक्ति को सही काम में लगाने और काम की एक रास्ता को कम करने से संभव है। कर्मचारियों को पदोन्नति और करियर के उन्नति के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों की शिकायतें पर तुरंत ध्यान देना जाना चाहिए और निर्णय लेते समय उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी खुश और संतुष्ट हैं तो वे काम में सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। अगला है मानव संसाधन का विकास। तो मानव संसाधन का विकास भी होना चाहिए। तो मनुष्य के रूप में कर्मचारी हमेशा विकास करना चाहते हैं। उनके विकास के लिए उचित प्रशिक्षण के साथ साथ विकास की भी आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है। चौथा, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का कल्याण भी होना चाहिए। तो व्यावसायिक इकाइयों को समाज के अभिन्न अंग के जो नीति पिछड़े वर्गों के शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग लोगों की मदद करनी चाहिए। यह कई तरीके से किया जा सकता है। ये उदाहरण यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय क्या क्या उद्देश्य है बिजनेस में। व्यापार जो संगठन है, क्या राष्ट्रीय उद्देश्य है उसका? तो देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के नाते प्रत्येक व्यवसाय का जो उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करना होना चाहिए। देश के लक्ष्य अपने नागरिक को रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए, अपने खजाने के राजस्व अर्जित करना, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना इत्यादि हो सकता है। रोजगार सृजन करना मतलब व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर को पैदा करना है। इसे नए व्यवसाय इकाइयाँ स्थापित करना, बाजार का विकास करना, वितरण चैनलों को विस्तार करके आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ना। दूसरा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एक व्यवसाय की अपेक्षा की जाती है कि वह उन सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करे जिसके साथ वह व्यवहार करता है। उससे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह सभी कर्मचारियों को करने और प्रगति करने के समय समान अवसर प्रदान करे, वो है ना। तीसरा, राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार उत्पादन। व्यावसायिक इकाइयों को सरकार की योजना और नीतियों में निर्धारण प्राथमिकताओं के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन और आपूर्ति करना चाहिए। हमारे देश में व्यापार का एक राष्ट्रीय उद्देश्य उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाना होना चाहिए। चौथा, देश के राजस्व में योगदान करें। व्यवसाय मालिकों को अपने करों और बकाया का भुगतान ईमानदारी और नियमित रूप से करना चाहिए। इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा जिसका उपयोग देश के विकास में किया जा सकता है। चौथा, आत्मनिर्भरता और नियुक्ति और निर्यात प्रोत्साहन। देश का आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद करने के लिए व्यावसायिक इकाइयों पर माल की आयात को प्रतिबंधित करने में अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इसके अलावा प्रत्येक व्यावसायिक इकाइयों को लक्ष्य निर्यात बढ़ाना और देश के विदेशी जो मुद्रा है भंडार में वृद्धि करना होना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट, वैश्विक उद्देश्य।
पहले भारत के अन्य देशों के व्यापारिक संबंध बहुत सीमित थे। व्यापार और सेवाओं की आयात और निर्यात के लिए बहुत कठोर नीति थी, लेकिन आजकल उदार आर्थिक और निर्यात आयात नीति के कारण विदेशी निवेश का प्रतिबंध काफ़ी हद तक समाप्त हो गया है और आयात वस्तुओं पर शुल्क काफ़ी कम कर दिया गया है। इस बदलाव से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। वैश्वीकरण के कारण आज पूरा विश्व बड़ा बाजार बन गया है। एक देश में उत्पादित वस्तु हमारे देश में आसानी से उपलब्ध होता है, इसलिए वैश्वीकरण बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए प्रत्येक व्यवसायों के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, जिन्हें उद्देश्य कहा जाता है। आइए जानें इसके बारे में। सबसे पहला है सामान्य जीवन स्तर बढ़ाना होता है। राष्ट्रीय सीमाओं के पार व्यावसायिक गतिविधियों के बढ़ने से दुनिया भर में उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सामान उपलब्ध हो जाता है। एक देश के लोगों को उसी प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करने को मिलता है जिसका उपयोग दूसरे देशों के लिए कर रहे हैं। इससे लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। दूसरा, राष्ट्र के बीच असमानताओं का कम करना। व्यवसाय और अपने परिचालन को विस्तार करके दुनिया के अमीर और गरीब देशों के बीच असमानताओं को कम करने में मदद करनी होगी। तीसरा, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा और सेवाएं उपलब्ध करना। व्यवसाय को ऐसे वस्तुओं और सेवाओं को उत्पाद करना चाहिए जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो और जिनकी विदेश बाजारों में भारी मांग हो। इससे निर्यात तक देश की छवि सुधरेगी और देश को अधिक विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होंगे। तो ये था, एंड हो गया आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देंगे। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो जरूर से ज़रूर बताइएगा सर। PDF मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। PDF मिलेगा आपको वहीं पर। आज का होमवर्क क्या है सर? आज का होमवर्क ये कि आपको ऊपरी जो भी ओवरव्यू है ऑब्जेक्टिव पाँचों का बताना है। पाँचों में जो भी पॉइंट है वो सबको लिखना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखिए और हिंदी वाले हिंदी में लिखिए। तो HW कहाँ पर लिखना है तो कमेंट में आप लोग को टाइप करना है। तो जल्दी से कीजिए याद और लिखिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, पाँचों का पाँचों ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। जैसे यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव ये लिखिएगा और नेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर जो भी पॉइंट है उसको एक लाइन लिखते जाइए। पूरा होमवर्क दिखाइए बराबर से। थैंक यू सो मच।